डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस को देखने के बाद थॉर लव एंड थंडर के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है डाउट के अंदर मौजूद थे। क्या ये मूवी भी उस तरीके से फेल हो जाएगी जिस तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज हम सारे के सारे ऑडियंस के बीच फेल हुई है। और जब इसकी सारी की सारी रेटिंग्स गिरना शुरू हुई तो मैं भी कहीं ना कहीं उम्मीद खो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने फैसला करा कि मैं इस मूवी को देखने जाऊंगा सिनेमा के अंदर और फिर इस बात का फैसला करूंगा क्या टाइका वाइटिटी ने थॉर के साथ यहाँ पे जस्टिस करा है, क्या यहाँ पे सबसे बढ़ के गॉर के कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया है, और क्या ये पूरी ओवरऑल मूवी जो है ये पूरी की पूरी थॉर के सागा के अंदर कोई अहमियत रखती भी है, क्या फिर ये सिर्फ एक वेस्ट ऑफ टाइम है जिसको आपको देखने नहीं जाना चाहिए। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ थॉर लव एंड थंडर का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपने आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले मूवी के डायरेक्टर की बात करूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर और कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर हैं जो कि टाइका वाइटिटी हैं। अब यहाँ पे हमने टाइका वाइटिटी को पहले थॉर रैग्नारॉक को डायरेक्ट करते हुए देखा एमसीयू के अंदर, और उस मूवी के लिए या तो उसके फैंस बहुत ऊपर वाले हैं या तो उसके हेटर्स बहुत ऊपर वाले हैं। उसके बीच में टाइका वाइटिटी की कोई खास जगह नहीं है, या तो उनसे बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं या सीधा सीधा नफरत करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे टाइका वाइटिटी के डायरेक्शन की बात करूँ तो मुझे इस मूवी के अंदर उनका डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। थॉर की स्ट्रेंथ को जिस तरीके से टाइका वाइटिटी ने एमसीयू के अंदर हमें शो कराया था और रैग्नारॉक के अंदर और इस मूवी के अंदर, वो इससे पहले कभी किसी और डायरेक्टर ने इतने ज़बरदस्त तरीके से नहीं करा है। इसके अलावा थॉर के जो कैरेक्टर के अंदर उन्होंने फनी एलिमेंट डाला है उसके पीछे भी टाइका वाइटिटी का काफ़ी बड़ा हाथ है। मूवीज़ को कलरफुल बनाना, म्यूजिकल बनाना, इसके अंदर उनका बहुत ही एक्सपर्टीज़ है। लेकिन मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं इस पूरी की पूरी एक्सपर्टीज़ ने इनको इस मूवी के अंदर मरवा दिया है। मतलब गौर के कैरेक्टर को एक सीरियस टोन का कैरेक्टर था तो उसको एक सीरियस टोन देनी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं मूवी के अंदर फेल हो रही थी, और उसके ऊपर मैं आगे चल के डिटेल में बात करता हूँ। तो अगर इसके बाद मैं अपनी कास्ट के ऊपर बात करना शुरू करूँ तो मैं कहूँगा कि इस मूवी के जितने भी कास्ट मेंबर थे सब ने बहुत ही बढ़िया किस्म की परफॉर्मेंस दी। खासकर यहाँ पे क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर हो गया, यहाँ पे नेटली पोर्टमैन की माइटी थॉर हो गई, उसने जो परफॉर्मेंस दी है मैं सच कहूँगा कि मैं उसका सच में बहुत ही बड़ा फैन हो गया हूँ। मतलब मुझे शुरू में इस बात से बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि वो हर एक को अब लेडी का कैरेक्टर दे रहे हैं, लेडी कैप्टन अमेरिका, लेडी थॉर, और इस तरह सारी की सारी लेडी हॉकाई बन गई है, तो यहाँ पे वो थॉर को भी लेडी बना रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा जो हेट की तरफ ले जा रही थी। लेकिन जब डॉक्टर फॉस्टर को यहाँ पे माइटी थॉर के रोल के अंदर मैंने देखा तो मैं ये कहूँगा कि मुझे सच में उनकी परफॉर्मेंस इस मूवी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और दमदार लगी। साथ साथ टेसा थॉम्पसन की वैल्करी ने भी ज़बरदस्त और एक्सेप्शनल तरह की परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा हमारी मेन कास्ट में हमें कॉर का कैरेक्टर था जो कि एज़ यूजुअल काफ़ी ज़्यादा फनी था और काफ़ी ज़्यादा अटपटा चटपटी सी बातें करता हुआ हमें नजर आया। इसके अलावा गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का भी हम जानते थे कि इस मूवी के अंदर अच्छा खासा एक कैमियो टाइप का रोल होने वाला है। तो मैं ये कहूँगा कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को जेम्स गन ही जो हैंडल करते हैं वो बेहतर करते हैं। टाइका वाइटिटी ने जो है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के कैरेक्टर्स को उस तरीके से यहाँ पे दिखाया नहीं स्क्रीन के ऊपर जिस तरह से वो हमें नॉर्मली दिखते हैं। तो ये एक बात है जो कि मैं आपको बता देना चाहता था। लेकिन इसके अलावा बात कर लेते हैं अपने सबसे बड़ी इस मूवी की हाईलाइट की, यानी कि गौर क्रिश्चियन बेल जिसका रोल प्ले कर रहे थे। तो आप मुझसे सबसे पहले यही सवाल पूछना चाहेंगे कि मुझे ये रोल कैसा लगा और क्या इस मूवी के अंदर ये जस्टिस करता है। तो मैं ये कहूँगा कि देखो, क्रिश्चियन बेल ने गौर के रोल को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से प्ले करा है, और जो बात मैंने आपसे पहले कही थी कि उसके लुक्स मैटर नहीं करते हैं, तो सच में उसके लुक्स इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर कहीं पे भी किसी ने नोट नहीं करे, ना ही उसके बारे में कोई बात करी। वो सिर्फ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे उसकी सीजीआई भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव की गई थी ट्रेलर्स के बानिस्बत, और इसके अलावा उसके लुक से मुझे कोई भी शिकायत नहीं रही। यहाँ पे क्रिश्चियन बेल ने जो एक्टिंग करी है गौर के कैरेक्टर को जान डाली है वो फिनोमिनल थी, क्योंकि क्रिश्चियन बेल जैसे ज़बरदस्त तरीके एक्टर जब इस रोल को प्ले करेंगे तो ये तो होना ही था। अब वो अलग बात है कि इस पूरी की पूरी स्टोरी ने मूवी की उनके साथ जस्टिस नहीं करा, और मैं ये कहूँगा कि इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर क्रिश्चियन बेल का जो रन टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा कम था बानिस्बत दूसरे बाकी कैरेक्टर्स को, जिनको दिखाना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था। इसके अलावा मैं अगर इस मूवी की स्टोरी के ऊपर बात करूँ तो मैं ये कहूँगा कि मूवी की स्टार्टिंग जो हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ हुई थी, और इसकी स्टार्टिंग ने मुझे अपने अंदर कैप्चर कर लिया था जिसके साथ मैं बन गया था। और उसके बाद मूवी का मिड और मूवी का जो फर्स्ट हाफ था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसकी जो स्टोरी जो थी थर्ड एक्ट आने से पहले पहले काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी। मतलब इस मूवी का जो मेन प्लॉट था जिसको मैं अभी यहाँ स्पॉइलर फ्री रिव्यू के अंदर आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे वो प्लॉट काफ़ी ज़्यादा वीक लगा, जिसके ऊपर मैं फ्यूचर में एक वीडियो बना के डिटेल में आपके साथ बात करूँगा। लेकिन अगर इसकी एंडिंग की बात करूँ तो एंडिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा सॉलिड किस्म की थी, और जो इसके वीक पॉइंट्स है वो उसको एंडिंग को देख के मेरा क्योंकि दिल इतना ज़्यादा खुश हुआ कि मैं उनको यहाँ पे माफ़ कर सकता हूँ। अब टाइका वाइटिटी की जो मूवी थी उसके अंदर मेरा एक सबसे बड़ा कंसर्न था कि वो जो म्यूज़िक इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर बजने वाला म्यूजिक जो था वो मेरा आज तक का एमसीयू की सारी मूवीज के अंदर मेरा फेवरेट म्यूजिक है। मैं उसको गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के म्यूजिक से भी टॉप रैंक करना पसंद करता हूँ। वहाँ पे जो पूरा का पूरा ब्रिज सीन था वो इतना ज़्यादा एपिक उन्होंने बनाया था। सकार वाली पूरी की पूरी फाइट जो थी वो इतनी ज़्यादा उन्होंने एपिक बनाई थी कि उसका एक अलग ही लेवल नज़र आ रहा था।
तो मैं ये कहूँगा कि मैं इस मूवी को जब देखने गया तो मेरी एक्सपेक्टेशन म्यूजिक और साउंड ट्रैक के हवाले से बहुत ही ज़्यादा हाई थी और मैं एक्शन जो हूँ एक उसी तरह का एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेट डाउन ज़रूर हुआ हूँ इस पूरे के पूरे मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड ट्रैक के ज़रिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एपिक नहीं था जितना रैग्नारॉक मूवी का था। इसके अलावा यहाँ पे मुझे एक और शिकायत है कि यहाँ पे कुछ सीन जो कि बहुत ही ज़्यादा एपिक बन सकते थे रैग्नारॉक की तरह, उनको यहाँ पे बिल्कुल एक नॉर्मल सीन की तरह दिखाया गया जिसके ऊपर ऑडियंस का बिल्कुल फ्लैट रिएक्शन था। और ये मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि इस मूवी के अंदर ऐसी बहुत सी मोमेंट्स थी जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और ऐसा बनाया जा सकता था कि एक स्टेडियम जैसा शोर होता, लेकिन उन मोमेंट्स को सही तरीके से डायरेक्ट नहीं किया गया, तो वो एक तरह की फ्लैट लाइन जा रही थी, सीन आगे जा रहा था और ऑडियंस उसके ऊपर कोई रिएक्ट भी नहीं कर रही थी। इसी के अलावा मैं अगर इसके मूवी के एक्शन के ऊपर बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टाइका वाइटिटी ने थॉर को जो स्ट्रेंथ दिखाई है इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर वो फिनोमिनल किस्म की थी। यहाँ पे गॉर वर्सेस थॉर की जो फाइट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। माइटी थॉर के कैरेक्टर के जो सारे के सारे एक्शन सीन्स थे ज़बरदस्त किस्म के थे। वैल्करी हमें काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन में नजर आई। इसके अलावा CGI वो टॉप नॉच थी। कुछ एक ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे CGI की कमी लगी मुझे, लेकिन ओवरऑल जो सारे मेन फाइट सीन्स थे हमारे खासकर नाइट के, तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही थी। गॉर के जो शॉर्ट के शेडोज़ वो डेवलप करता है, वो सारे के सारे बीस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें वो अलग अलग गॉड्स को दिखाना वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था। ओमनीपोटेंट सिटी को हमने देखा, हमने सारे दूसरे बाकी गॉड्स को देखा, तो CGI बहुत ज़्यादा टॉप नॉच किस्म की थी। क्योंकि मूवी तो बहुत ज़्यादा कलरफुल थी तो इसलिए सारी चीज़ें वैसे ही काफ़ी ज़्यादा पॉप आउट हो रही थी। तो अगर इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो उसको IMDb पे 7.2 मिले हैं। इसके अलावा रोटेन टोमेटोज पे इसका फिलहाल जो स्कोर है वो 69% है, जो कि मार्वल की बाकी दूसरी मूवी से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा नीचे है। और अगर आप मेरी रेटिंग जानना चाहेंगे इस मूवी के हवाले से तो मैं इसको जो हूँ सॉलिड 8 आउट ऑफ 10 टाइगर्स देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये मूवी इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है जितनी ज़्यादा इसके बारे में बुराइयाँ की जा रही है इंटरनेट के ऊपर। इसको मैं मानता हूँ कि रिव्यू बॉम्ब का शिकार बनाया गया है और इस वजह से हेट्रेड को फैलाया जा रहा है। लेकिन अगर आप इस मूवी को देखने जाएंगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप इसको एंजॉय तो ज़रूर करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे डिसअपॉइंट करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मूवी का एक्सपीरियंस ख़राब करेंगी आपका। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस मूवी के अंदर 2 पोस्ट क्रेडिट सीन मौजूद है, जिसमें से एक जो है वो तो इतना ही ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन है जिसको मैं बता भी नहीं सकता हूँ। और लिटरली मैंने उस पूरे के पूरे पोस्ट क्रेडिट सीन को पहले ही अपनी वीडियोस के अंदर प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। तो आप लोग इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा अगर आप इसकी एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन देखना चाहते हैं तो उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा जो कि उसी के ऊपर होने वाली है। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। आई होप कि आपने थॉर लव एंड थंडर को देख लिया होगा, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं इस मूवी को ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप लोग इस मूवी को एक बार सिनेमा में देखने ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आप इसको एंजॉय करेंगे ही। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जहाँ पे हम इसी तरह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, DC, नेटफ्लिक्स और दूसरी सीरीज़ वगैरह के ऊपर बातचीत तो कर ही रहे होते हैं। साथ ही साथ जाने से पहले मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं अपने चैनल के हवाले से अपडेट और न्यूज़ को शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।